कन्हैया के शब्द से नहीं लगता। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरफ मोदी जी क्या कहते हैं कि परमिशन के बिना कहीं यात्रा निकल रही है, तो इस सवाल के घेरे में तो बिहार की सरकार आती है। तो और बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं, आप बताइए बिना परमिशन के अंदर बिहार के अंदर कैसे यात्रा निकल। कन्हैया कुमार अब एक चेहरा जो है वो बिहार के अंदर जिस तरह राहुल गांधी के साथ उन्होंने यात्रा करी है नहीं होता। और संघ जो है वो आरएसएस है, वो तो आप भी जानते हैं। संघी शब्द जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और आरएसएस की लॉबी और भारतीय जनता पार्टी की लॉबी बिल्कुल सेम। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक में। दिल्ली की गर्मियों का जैसे पारा हाई है, वैसे ही बिहार की राजनीति का कहीं ना कहीं पारा हाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली, उसको लेकर बीजेपी ये बोल रही है कि विदाउट परमिशन ये यात्रा निकाली गई। और जिस तरीके से लगातार कन्हैया कुमार बयानबाजी कर रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं मोदी जी पर। उन्होंने कहा है कि मोदी जी संघी है और जो आरएसएस है वो आतंकवाद है। अब इसको लेकर जो बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं दानिश इकबाल, उन्होंने कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर दी और ये मांग कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार इस पर माफी मांगे। अब देखना ये होगा कि बिहार के चुनाव करीब है तो कांग्रेस की राजनीति पर, कांग्रेस के बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। तो हमारे साथ अनस मौजूद है, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनस, जिस तरीके से एक युवा नेता है कन्हैया कुमार, स्टूडेंट है, जिस तरीके से वो मोदी जी पर कटाक्ष करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आपत्तिजनक, क्या लगता है उन्हें कहीं ना कहीं मर्यादा रखनी चाहिए अपने शब्दों की? देखिए कहीं ना कहीं अगर वो प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है वो एक संवैधानिक पद है। देखिए कन्हैया कुमार, मैं मानता हूँ एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो जेएनयू के जो है चांसलर भी रहे हैं। और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है, तो वो 2 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। एक उन्होंने बेगूसराय से लड़ा और एक अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ा था। देखिए दोनों चुनाव में उन्होंने फाइट दी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। अगर आप उन्हें आतंकी कहते हो या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी को मोदी जी संघी है क्या? संघी, देखिए ये संघी शब्द जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और आरएसएस की लॉबी और भारतीय जनता पार्टी की लॉबी बिल्कुल सेम है। तो इसमें कहाँ से होगा यार? आतंकवाद में और संघ में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आतंकवाद किसी धर्म से नहीं होता, और संघ जो है वो आरएसएस है। वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आतंकवाद कहना कहाँ तक सही है? कन्हैया कुमार लगा, देखिए ये उनकी अपनी सोच है। अगर उन्होंने आतंकवाद बताया है, देखिए सबसे बड़ी चीज है भारत के अंदर करीब करीब आजादी से पहले से आरएसएस है। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, मैं खुल के आपके सामने बता रहा हूँ, उस पार्टी के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो आज भी आरएसएस की विचारधारा रखते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोग हैं उस तरीके के, जो उनकी बयानबाजी है ना वो आरएसएस से मिलती है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचाती है। देखिए कन्हैया कुमार युवा नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें भारत के अंदर 140 करोड़ लोग देखते हैं, सुनते हैं, हर धर्म के लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक धर्म को टारगेट करके चलो, या आप किसी ऐसे प्रधानमंत्री, भाई आपके वो पक्ष में है। आप अगर, मैं मानता हूं कि उनके ऊपर भी आरोप लगे देशद्रोही के, कन्हैया के ऊपर, कि भाई इन्होंने नारे लगाए थे, भारत विरोधी नारे लगाए थे, और कोर्ट ने उन्हें जो है बरी भी कर दिया इस केस के अंदर। और कहीं ना कहीं आप देखिए कन्हैया कुमार अब एक चेहरा जो है वो बिहार के अंदर जिस तरह राहुल गांधी के साथ उन्होंने यात्रा करी है। तो मैं कन्हैया कुमार को आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करोगे तो आपकी नेगेटिव बढ़ेगी लोगों के दिलों में, क्योंकि वो इस टाइम एक पद पर हैं। मैं एक क्लियर बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी आदमी, वो भारत का इस टाइम गौरव है, चाहे वो इंसान कैसा ही हो, चाहे वो किसी की भलाई के काम कर रहा हो या बुराई के। लेकिन इस तरह के शब्द बोलना ये एक बहुत ही, एक मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल चीज नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति, कहीं ना कहीं उनको इन तरीके की बयानबाजी के लिए संरक्षण दे रहे हैं या नहीं मौका मैडम, दे रहे देखिए हैं? नहीं, मैंने तो ये देखा है राहुल गांधी के ऊपर जब कोई अटैक करता है, राहुल को पप्पू कहा गया, राहुल खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया, राहुल को देशद्रोही बताया गया, ऐसे ऐसे शब्द। लेकिन मैंने कभी राहुल गांधी को, उस शख्स को पलटवार करते हुए नहीं देखा। राहुल ने हमेशा कहा कि मैं इस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा राहुल हूँ। गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, पर कन्हैया कुमार के शब्दों से तो देखिए नहीं मेरी बात सुनिए, कन्हैया के शब्द से नहीं लगता। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरफ मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत, या अमित शाह जी, वो क्या कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसा हो कि भारत का मुसलमान जो है
जो आज पंचर लगा रहा है वो भी अपना जीवन जी सके। तो प्रधानमंत्री के बयान, अमित शाह के बयान और जो उनके नीचे के नेता आते हैं, आप उन लोगों के बयान देखिए। कोई पाकिस्तानी बताता है, कोई आतंकी बताता है। अभी देखिए करनी सेना के एक आदमी ने अखिलेश यादव को खुलेआम कहा गोली मारो। तो मैडम देखिए, ये जो नेता नीचे के होते हैं, ये लोग चाहते हैं अपने नंबर बढ़ाना, पार्टी के अंदर अपना लेवल को ऊंचा करना, और ये लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव, जिस तरीके से आगरा में उतरी तलवार लेके, बंदूकें लेकर, उसके लिए कहीं ना कहीं जो सपा के सांसद है वो भी तो जिम्मेदार है ना। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार है। देखिए अगर मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाऊंगा अपनी बातों से, तो अगर, लेकिन इसके अंदर मैडम एक लॉजिक और भी है कि जब उन्होंने ये कहा है रामलाल जी ने कि मैं उस शब्द के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन करनी सेना के लोग, देखिए परमात्मा भी माफ कर देता है अगर हम माफी मांगे, लेकिन जो इंसान है वो हैवान बन चुका है। आप देखिए गलती कौन कर रहा है, आप सजा किसे दे रहे हो? उनके सुप्रीमो को, जो एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप उन्हें गोली मारने की बात कर रहे हो। तो ऐसी जो भारत के अंदर सेनाएं जितनी भी हैं, करनी सेना, बजरंग दल सेना और दुनिया भर की सेना है, हमारे भारत के जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर लगातार आतंकवादी बढ़ती जा रही है। हमारे ये भी लग रहा है कि कंगना ये कह रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का अपमान किया था, उन्हें पद से हटाया था। देखिए आप ऐसी लेडी की बात कर रहे हो, मुझे तो शर्म आती है महिला होने के ऊपर, कंगना के ऊपर। सांसद है मंडी से, वो कुछ भी हो, सांसद हो, उनकी भाषा शैली देखो ना। जो लेडी ये कहती है 2014 के बाद आजादी मिली है, हम तो आजादी नहीं तो उससे पहले, तो आपकी जो भारतवासी फिल्म देखते थे वो 2014 के बाद ही देखनी शुरू करिए। क्या आप 10 साल की हैं? नहीं ना। देखिए 10 साल का जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है। तो कंगना जी एक मंडी की सांसद है, मंडी के लोगों ने उन्हें चुनकर संसद में भेजा है, तो अपनी आवाज उठाएं, वहाँ की समस्या बताएं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि कंगना रनावत भी कम नहीं है। उनके लगातार ऐसे ऐसे बयान आते हैं जो एक मोहब्बत का पैगाम नहीं देते, सिर्फ नफरत की बात करते हैं। अब क्या लगता है कन्हैया कुमार ने जो बयानबाजी करी है मोदी जी को लेके, आरएसएस को लेके, उस पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी? देखिए ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब वो इस पर माफी मांगते हैं या अगर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आए दिन एफआईआर कराते रहते हैं। कराइए कन्हैया के खिलाफ एफआईआर, घसीटिए उन्हें कोर्ट। तो हो रही है जो उन्होंने यात्रा निकाली, पलायन रोको नौकरी दो, वो भी भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं विदाउट परमिशन उन्होंने यात्रा निकाल दी, कोई परमिशन नहीं थी। मैडम ये एक हंसने वाली बात है। एक बात बताइए, इस रोड के ऊपर यदि मैं कोई प्रदर्शन कर रहा हूँ बिना परमिशन के, मैं कैसे कर लूंगा? भाई वहाँ प्रशासन होता है, और बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं। आप बताइए बिना परमिशन के अंदर बिहार के अंदर कैसे यात्रा निकल सकती है? और वहां तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी, नीतीश चाचा बैठे हैं वहां। तो भैया अगर परमिशन के बिना, तो ये तो गुंडाई हो गई एक तरीके की। अगर परमिशन के बिना कहीं यात्रा निकल रही है तो इस सवाल के घेरे में तो बिहार की सरकार आती है कि भाई आपकी पुलिस कहाँ थी? कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर राहुल गांधी गए और कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर मजबूत दिख रही है और लड़ रही है, क्या लगता है बिहार के चुनाव में कुछ अस्तित्व में आ पाएगी कांग्रेस? देखिए मैडम, जो पुराना अस्तित्व है ना, पहले उसको बचाना होगा। और देखिए कोई भी लीडर होता है जब वो अपनी टीम को लेकर चलता है, तो बिहार के लोग इस टाइम बहुत ही कहीं ना कहीं एक उलझन में है। मैं बताता हूँ, देखिए नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल एंड की तरफ है। कहीं ना कहीं जिस तरह उनके बेटे को भी उन्होंने आगे लाने की कोशिश करी, और भी जो लोग हैं, तो नीतीश कुमार के हाथ में कमान है पूरे भारत की भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस टाइम मिलकर बैठे हैं। और आप देखिए जिस तरह बेरोजगारी बिहार के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर किसी ने काम नहीं करा। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बजट अगर किसी को मिला है तो वो नीतीश कुमार को मिला है। और नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के अंदर अगर आज भी बिहार के लोग बेरोजगार हैं और वो जो है जिस तरीके से बाहर परदेसी बनते जा रहे हैं, तो एक ये सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार के ऊपर। और आने वाले समय में बिहार के युवाओं को ये सोचना है कि आपको पलायन करना है या विश्वास करेगी बिहार की जनता? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि देखिए सरकार बदलाव हमेशा होना चाहिए, कांग्रेस पर करे या जेडीयू के ऊपर करे, किसी को भी लाए, लेकिन ऐसी सरकार बने जो गरीब के हित की बात करे, जो युवाओं के हित की बात करे, जो महिलाओं की बात करे। अगर धर्म के एंगल से बात करी तो वो सरकार सभी फेल है। देखिए नफरत इस टाइम हर आदमी इस देश के अंदर बो रहा है। काम ऐसा करो जो मोहब्बत का पैगाम दे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब देखा ये जाएगा कि कन्हैया कुमार ने जो बयानबाजी करी है मोदी जी और आरएसएस को लेकर, वो उस पर माफी मांगते हैं या नहीं। इस तरीके की राजनीति आगे बिहार चुनाव में चलती रही। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।